वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि हमने खबरदार कर दिया था लेकिन अमेरिका ने तवज्जो नहीं दी। आपने हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश पर ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका को अपनी वार्निंग की याद दहानी करा दी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, अब आपने हुर्मुज़ की साबिका सूरत हाल पर वापसी का मजा चखें। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये कहा गया है इब्राहिम अजीजी की जानिब से कि हमने खबरदार कर दिया था लेकिन अमेरिका ने तवज्जो नहीं दी। आपने हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश पर ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह हैं इब्राहिम अजीजी, जिन्होंने अमेरिका को अपनी वार्निंग की याद दहानी करा दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब आपने हुर्मुज़ की साबिका सूरत हाल में वापसी का मजा चखे। आपने हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश के बाद ऑयल टैंकर पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी की रिपोर्ट ये बताती है कि ओमान से 20 नॉटिकल मील दूर पासदाराने इनकलाब की 2 कश्तियों से एक ऑयल टैंकर पर फायरिंग की गई है। वाक़े में ऑयल टैंकर और अमले के दोनों अरकान महफूज रहे हैं। और अब शहर कैद की अहम खबरें शामिल करेंगे रिपोर्टर्स कॉर्नर से, जहां किरण रिजवी, ब्यूरो चीफ असलम खान और मोनिस अहमद के हमरा मौजूद हैं। ओवर टू यू किरण। बहुत शुक्रिया। और रिपोर्टर्स कॉर्नर में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और आज मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान और सीनियर रिपोर्टर मोनिस अहमद। और आज हम बात करेंगे, सबसे पहले सिंध काबीना के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आई हैं, बड़े फैसले किए गए हैं बिलखसूस उन अफराद के लिए मुलाजमत करते हुए इंतकाल कर गए। दूसरी जानिब गैस की बात करेंगे, जो कि मुल्क भर में इसका बहरान शदीद हो गया है, लेकिन कराची में कुछ डबल हो रहा है। तो वक्त ज़ाय किए बगैर मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगी। असलम भाई, ये बताएं कि सिंध काबीना से बड़े अच्छे फैसले आ रहे हैं, ये इसकी थोड़ी और डिटेल में बताइएगा। क्या है उन अफराद के लिए जिनके वालिदैन सरकारी मुलाजमत करते हुए इंतकाल कर गए? वो किरण, ये 2002 में एक पॉलिसी आई थी ना, अच्छा, सन कोटा पॉलिसी हम उसको कहते थे, कि जो सरकारी मुलाजिम अगर वो इंतकाल कर जाए दौरान मुलाजमत तो उसका बेटा या उसकी बेटी उस पर मुलाजमत के लिए, लेकिन वो मैरिड ही होता था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसकी तालीमी काबिलियत ना हो और वो उस पर मुलाजमत के लिए अप्लाई कर दे, तो वो मैरिड को देखते हुए वो उसमें एक तरीके से उसकी जगह पर उसको मुलाजमत मिल जाती थी। 2002 से ये कानून था, सिंध में एक पॉलिसी थी ये। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सिंध हुकूमत ने उस पर अमल दरामद रोक दिया था सितंबर 2024 से। लेकिन अब ये फैसला किया गया कि सितंबर 2024 से पहले जो केसेस हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और जो अहल होगा उसको मुलाजमत दे दी जाएगी। इसमें अच्छा फैसला है। हाँ, बिल्कुल अच्छा फैसला है। इसमें मैं आपसे मज़ीद भी बात करूँगी, लेकिन ज़रा गैस के बहरान पर मैं मोनिस से ज़रा अपडेट ले लूँ। मोनिस, गैस का बहरान तो मुल्क भर में है ना, कराची में ये डबल क्यों हो गया है? किरण देखिए, गैस का बहरान कराची में डबल होने की बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त लगभग पूरे शहर में गैस की जो बोसीदा लाइंस थी, जो स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको तब्दील करने का काम एसएसडीसी की जानिब से किया जा रहा है। पूरा 25 टाउन केएमसी की हुदूद, कंटोनमेंट बोर्ड्स की हुदूद में सब जगह पे ये काम हो रहा है। अब वो काम शुरू हुआ है, तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। 2 साल से एक तो लोगों को परेशानी है कि मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह सड़कें खोदी गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहली का शिकार है। दूसरा हो ये रहा है कि जिन इलाकों में काम चल रहा है वहाँ पे ऑन एंड ऑफ गैस का मसला चल रहा है। जब जाहिर सी बात है काम शुरू करते हैं वहाँ पे एसएसडीसी हुक्काम, तो वहाँ पे गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी जाती है, गैस के जो प्रेशर हैं वो बेहतर नहीं होता। इसकी वजह से कराची में निस्बतन ये मुश्किल ज़्यादा लोगों को फेस करनी पड़ रही है। उसके अलावा एसएसडीसी की जानिब से मुतवातिर हो ये रहा है, आप खातून है, खवातीन को ज़्यादा परेशानी का सामना है, घरों में गैस नहीं आती, काम करते करते चूल्हे बंद। उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में हम ये देख रहे हैं कि गैस की जो कंप्रेसर है जो कि गैर कानूनी। तो क्या मोनिस, कुछ इलाके ऐसे भी तो है ना कराची में जहाँ पे लाइनें ही नहीं है? लाइनें नहीं, अच्छा, नए प्रोजेक्ट्स में गैस नहीं है। अब जो नए प्रोजेक्ट गुज़िश्ता कोई 4-5 साल में बने, उसमें गैस नहीं है। वो सिलेंडर पर जो है वो सिलेंडर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो सिलेंडर से भी हादसात हो रहे हैं। वो सिलेंडर माफिया के हवाले से भी वो बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ और मोनिस, जो बड़ी एक अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज़ किया, कंप्रेसर। गैस नहीं आ रही है, लोग मशीनें इस्तेमाल करते हैं गैस खींचने वाली, और हादसे हुए हैं। वो कितना रिस्क है, वो कभी रमजान में 2 से 3 बड़े हादसे हुए। सोलर बाजार में 4 मंजिला इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो गई, गैस कंप्रेसर की वजह से हादसा हुआ। इसके अलावा 5 स्टार चौरंगी पे एक बिल्डिंग में, जो न्यूली बिल्ड बिल्डिंग थी, वहाँ पे कंप्रेसर की शिकायत की वजह से शहरी में हादसा हुआ। उसके अलावा मुतवातिर ये हादसा हो रहे हैं, इंतहाई खतरनाक है, गैर कानूनी है। लेकिन लोगों से जब बात करते हैं वो कहते हैं भाई मजबूरी है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें। और दूसरा ये जो सिलेंडर की आपने बात की ना, सिलेंडर का वाज़ेह तौर पर अहकाम
सामने आ चुके हैं कमिश्नर कराची की जानिब से कि भाई गैर मयारी सिलेंडर्स का इस्तेमाल ममनू है, लेकिन उसमें हम देखते हैं इंतज़ामिया की भी कमी है। बहुत सारे मकामात पे जो गैर मयारी सिलेंडर्स हैं जिनके गेजेस कम हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं और ये वो चलता फिरता बम है, मतलब हर किचन में अब सिलेंडर तो लाजमी है। लेकिन किरण, आपने जो एक सवाल किया था ना, उसका एक पहलू भी है कि वो जो लाइनें डाली गई थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बताएं। असलम खान साहब ने जिस तरह इशारा किया वो कराची वालों के लिए ना डुअल प्रॉब्लम का बाइस बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहली का शिकार है। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 11 अरब रुपए से जायद SSDC ने दावा ये किया है कि टाउन्स को दिए हैं उसकी तामीर और मरम्मत के लिए रोड्स की, लेकिन उस पर भी शहर भर में अभी तक काम मुकम्मल नहीं हो सका है। एक और चीज़ जो अभी काबीना के बाद हुई, आज हुआ कि जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो नाफिज हो गया सूबे भर में। एक अच्छा काम हुआ, लेकिन वो लगता है कि वो मुनीर नियाज़ी सिंध हुकूमत के लिए कह गया था कि मैं हमेशा देर कर देता हूँ हर काम करने में। ये जो था सितंबर 2023 में की बात कर रहा हूँ मैं, सितंबर 2023 में मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। यूनुस ढागा सूबाई वज़ीर रेवेन्यू थे। एक पंजाब IT बोर्ड के साथ एक मुआहदा हुआ था कि जो आपकी ज़मीनों का इंतकाल होगा, जो रजिस्ट्रेशन होगी, म्यूटेशन जो हम कहते हैं, वो तमाम के तमाम रजिस्ट्रेशन म्यूटेशन पर हम चले जाएंगे। 2023 की बात हुई थी और तमाम जो रिकॉर्ड होगा वो कंप्यूटराइज हो जाएगा, सेंट्रलाइज डिजिटल एक सिस्टम हमारे पास होगा। चूँकि आपको पता होगा आबाद ने भी आर्मी चीफ से भी शिकायत की थी कि जो ज़मीनों पर कब्जे, एक तो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे होते हैं और एक जो प्राइवेट लैंड है, आप बिल्डर्स की हो या किसी आम शहरी के भी प्लाट पर कब्जे की कराची में सैकड़ों मिसालें हमें मिल जाती हैं। उसको रोकने के लिए फैसला किया था कि हर चीज़ को डिजिटलाइज कर दें, कंप्यूटराइज कर दें, ऑनलाइन हो जाए। हाँ, तो ये हो गया है ना, ये अब ये हो गया है। बिजली का बहरान, गैस का बहरान, अब पानी का भी, क्योंकि मौसम जिस तरह की शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, मौसम भी पानी के हवाले से भी तो कोई स्टोरी है ना, इख्तियार करेगा। पानी के हवाले से तो उस हवाले से मुझे आपसे बात किरण, एक तो देखिए, एक तो वो गोल्ड है जो आप यानी कि ख़वातीन पहनती है मर्दों से ज़्यादा, एक है वाइट गोल्ड, और आप बेहतर समझ गए होंगे मैं पानी की बात कर रहा हूँ। कराची में वाइट गोल्ड की हैसियत इख्तियार कर चुका है पानी। इसकी बुनियादी वजह है कि 2 दिहाइयों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, कराची में एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ है जो सप्लाईज़ हैं। गुज़िश्ता बरस, अब स्टोरी इसमें यह है, गुज़िश्ता बरस हब कैनाल का इफ्तिताह किया गया सिंध हुकूमत की जानिब से। 13 अरब रुपए की लागत से मनसूबा बनाया गया था और दावा था कि इससे कराची को कम अज़ कम 50 मिलियन गैलन या कम ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलियन गैलन इजाफी पानी दस्तियाब होगा। लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते तक भी वो कैनाल, जो नई कैनाल है, तामीर नहीं हुई थी मुकम्मल तौर पर। एक हफ्ते का क्लोजर लिया उन्होंने तालाब बनाने के लिए। 0 पॉइंट पे एक जगह होती है जहाँ से हब डैम से पानी आता है। तो उसके बाद हमने ये देखा, समग्र टीम वहाँ पहुँची थी, वहाँ पे तामीराती काम चल रहा था। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो वापडा, जिनको कोटा इजाफा करना है कराची के लिए इजाफी, जब वो पीछे से कोटा डैम से देंगे, वो कोटा भी अभी तक इजाफा नहीं किया गया है। तो हब कैनाल जो नई तामीर हुई है ना, सिवाय उससे जो लीकेजेस थी वो ख़त्म हुई हैं, वो अब थोड़ा सा पानी कराची वालों को मिलेगा। लेकिन इस गर्मी में भी कराची में पानी बहरान का खदशा मौजूद है। ये मौसम की बात हो रही है तो असलम ज़रा बताएं ये मौसम क्या, अभी आप कुछ जिक्र कर रहे थे ना। मैं ये बताना चाहता कि बहरुल काहिल में जो मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं ना, मौसमी तब्दीलियाँ, 2 उसके एक अवामिल आते हैं। एक होता है जब दर्जा हरारत गिर जाए, कम हो जाए, तो वो लानीना कहलाता है। वो लानीना में ये होता है कि ज़्यादा बारिश हो जाती है, ज़्यादा ठंडक हो जाती है, और हमने वो फेस अभी किया था, ज़्यादा बारिश भी ज़्यादा ठंडक भी। और उसके बाद दूसरा होता है अल-नीनो का मतलब ये होता है कि दर्जा हरारत जो 3.5 से ज़्यादा हो जाए तो वो सुपर अल-नीनो की तरफ चला जाता है। और इस वक्त हम लोग अल-नीनो के फेज़ में हैं और अब अल-नीनो में आ चुके हैं हम इस वक्त, क्योंकि वो लानीना गुजर गया है, अब हम अल-नीनो में हैं। अब ये बढ़ेगा, तो इसका दौरानिया 2 साल 3 साल भी हो सकता है। और लेकिन इसमें अल-नीनो में होगा क्या, अब ये जाएगा अप्रैल के बाद, मई जून में जाने के बाद हो सकता है कि आपको अगस्त में भी ज़्यादा गर्मी मिल जाए, हो सकता है जून में आपको हीट वेव का सामना करना पड़ जाए। लेकिन सितंबर तक तो हम न्यूट्रल फेज से गुजर करके अल-नीनो में दाखिल होंगे, कोई नहीं होगा, इसका नहीं है। और लेकिन इसमें अगले साल के लिए जो महकमा मौसमियात के माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि सितंबर में हम मुमकिन तौर पर सुपर अल-नीनो में दाखिल होंगे और अगला जो हमारा ये अप्रैल मई जून होगा वो ज़्यादा गर्म होगा। इस मॉनसून में भी इम्कान ये है कि बारिशें कम हो जाएँ, क्योंकि अल-नीनो में हमने शुरुआत में से जी एक पॉइंट में, जैसे असलम साहब ने कहा ना अल-नीनो में शामिल रहेंगे, बारिशें कम होंगी, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए डैम का डिपेंडेंसी जो है वो है ही बारिशों पे। अगर ऐसा हुआ, बारिशें कम हुई, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं हब डैम भी माजी में भी कई मरतबा सूख चुका है, और अगर 2-3 साल तक ये सिलसिला चलता है तो एक जो बड़ा सोर्स है कराची को पानी सप्लाई का, वो बड़ा मसला बन सकता है। आप दोनों अंदाज़ा लगाएं कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में से बात की थी गैस बहरान की, लेकिन वो गैस बहरान से होके वो बिजली भी हो गया इसमें, क्योंकि कितने मसाइल हैं यहाँ पर, बिजली भी है, गैस भी है, पानी नहीं है।
तो वो मसाइलिस्तान बनता जा रहा है पाकिस्तान। तो मसाइल तो बहुत हैं लेकिन वक्त कम है। तो फिलहाल रिपोर्टर्स कॉर्नर से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तो इस रिपोर्टर कॉर्नर में हमने शहर कायद के अहम मसलों की बात की। किरण और बाकी नुमाइंदगान का शुक्रिया। अब जरा हम वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करेंगे और इस्लामाबाद की अहम खबरें शामिल करेंगे। वहां के रिपोर्टर्स कॉर्नर में क्या हो रहा है, सुमेरा खान हमें बताएंगी। सुमेरा, ओवर टू यू। Thank you very much, Mehak, and welcome to the windy city today. इस्लामाबाद looks like Chicago today. इतनी सख्त हवा चल रही है कि हम बड़ी मुश्किल से भी इस वक्त यहाँ पर इस बातचीत को मेंटेन किए हुए हैं ऑडियो वाइज। लेकिन थैंक यू वेरी मच, यू केम टू इस्लामाबाद। रिपोर्टर्स कॉर्नर में आज मेरे साथ मौजूद हैं behzad सलीमी, साथ में शकील के साथ उस्मान और टिका सानी, एंड ऑल आर स्माइलिंग क्योंकि एवरीवन इज स्माइलिंग राइट नाउ इन द कैपिटल। तैयारियां चल रही हैं सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए, जो कि एक बड़ा सिफारती महाज जो है वो जमने वाला है इस्लामाबाद में। महाज इन अ गुड सेंस, नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन इस्लामाबाद के लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इन ऑल द मैनर्स। मैं क्विकली अगर अपने जाना चाहूँ कॉलीग्स की जानिब, behzad भाई सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। आप बताइए कि इस वक्त इस्लामाबाद में जो भी मंजर नज़र आ रहा है आपको, हाउ वुड यू क्विकली एंड ब्रीफली नरेट दैट? ये सिनेरियोज पहले कभी नज़र आए हमें पास्ट में जो आज नज़र आ रहे हैं? देखिए मेरा नो डाउट इस वक्त इस्लामाबाद में एक जो तैयारियां हैं वो अरूज पर हैं। पाकिस्तान जो है उसने पहला जो तारीखी फ़ेज़ था मुज़ाकरात का वो उसको भी होस्ट किया और अब ये दूसरा फ़ेज़ है। और उसके लिए अब देखें ना सिर्फ अमेरिका बल्कि ईरान ने भी कंफर्मेशन दे दी है कि सेकंड राउंड के लिए भी उनकी पहली तरजीह पाकिस्तान और इस्लामाबाद ही है। और इसके लिए आपको पता है कि ये भी इंडिकेशन है कि खुद सदर ट्रंप जो हैं वो भी एक अंदिया दे रहे हैं, देखें वो आते हैं या नहीं आते। लेकिन बहरहाल इस वक्त उसी तनाज़र में तैयारियां की जा रही हैं और अगले 3-4 रोज़ जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि पीर से जो है वो मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो सकते हैं। तो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत जो है इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पूरी कोशिशें कर रही है। आपने देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं दोनों इस वक्त अपनी सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। दोनों ने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया और इस वीट की खबरें बता दें आप। नहीं, बुनियादी तौर पे देखें ये हमला अचानक हुआ था। नहीं ये बता दीजिए। देखिए मसला यही होता है कि जब रिपोर्टर एज होस्ट होता है तो वो चाहता है कि वो खबर फिर भी वही दे, दूसरा उसके बाद ना करे। लेकिन मसला ये है कि अभी तक की जो सिनेरियो है उसमें आप देखें दोनों ममालिक के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से अभी तक ये मामला आगे बढ़ने में जो थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों चाहते हैं कि वो फाते भी नजर आए और ये जंग बंदी भी हो जाए, तो में वापस जा सके। हाँ, तो वो दोनों को फेस सेविंग चाहिए। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत इसी कोशिश में है कि दोनों ममालिक को फेस सेविंग भी मिल जाए और ये मामला भी हल हो जाए। और इस जंग से जो कि अननेसेसरी जंग है इसमें से एग्जिट करें। और बाय द वे ये वो जंग है जो ना अमेरिका की थी ना ईरान की थी, ये किसी और की जंग थी, इजराइल की, जिसके अंदर ये मामला जो है घसीटे गए हैं। वापस हम इसी टॉपिक पे आएंगे। क्विकली गोइंग टू शकील साहब, इस वक्त मईशत के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, जब ये तमाम मामलात मस्बत आशारिये आ रहे थे कि आबनाए हुर्मुज़ खुल गई, उसके बाद बहुत एक पॉजिटिविटी की वेव थी पूरी दुनिया में और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, डीजल की हुई हैं, बहरहाल वी गिव दैट क्रेडिट। लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या होगा? जो आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम होती हैं उसका बराह रास्त इफेक्ट हम पर क्यों जल्दी नहीं होता? प्लस मईशत के हवाले से मैं जानना चाहूँगी जो अपडेट्स आपके पास हैं, क्विकली विदाउट एनी बीपर, यू आर नॉट गिविंग अ बीपर राइट नाउ। पाकिस्तान इस वक्त, आपने दुरुस्त कहा, पाकिस्तान इस वक्त दो फ्रंट पे बड़ी कामयाबी से लड़ रहा है। एक तो पीस ब्रोकर का रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान की प्रेजेंस है वाशिंगटन से लेके तेहरान तक, तुर्किया, फिर इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, और पाकिस्तान को रिस्पेक्ट भी मिल रही है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वाइवल की जंग भी पाकिस्तान साथ साथ लड़ रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर प्रेशर आ रहा था, रीजनल कंट्रीज के ऊपर, ओवरऑल तमाम मुल्कों के ऊपर प्रेशर आ रहा था। तो पाकिस्तान अपनी साथ इकोनॉमिक सर्वाइवल की बका की जंग भी लड़ रहा है और कामयाबी से लड़ रहा है। रीज़न ये है कि इसी सारे क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान ने नया बॉन्ड जारी कर दिया $50 करोड़ का फॉर 3 इयर्स 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। फिर पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट कर लिया इसी दौरान
पाकिस्तान नेवी ने। हाँ। इसके अलावा पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से अपने जो कर्जा है वो रोल ओवर करा लिया फॉर 3 years, $3 billion। और एक बड़ा कर्जा वापस भी कर रहे हैं हम, वापस ज़्यादा भी कर रहे हैं, खुशनुमा बात की है। वो वापस भी कर रहे हैं और $2 billion सऊदी अरेबिया से हमने नए डिपॉजिट्स भी ले लिए हैं और सारी ये हैपनिंग्स हो रही हैं। IMF का डेलीगेशन आने वाला है अगले महीने, $1.2 billion की एक इंस्टॉलमेंट भी पाकिस्तान को मिली है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो सर्वाइवल है ना आम बंदे का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा मैटर करता है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान रिलीफ देगी इस दफ़ा, क्योंकि आपको पता है कि सीज फायर में अब 3-4 दिन रह गए हैं और प्राइसेस नीचे आई हैं और फाइनल राउंड पाकिस्तान के अंदर साइन होगा। होमवर्क तो चल रहा है, आप ज़्यादा फाइनल राउंड इन्होंने ऐसे कहा जैसे बॉक्सिंग का राउंड। बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है, आप बेहतर जानती हैं। लेकिन अहम बात यह है कि पेट्रोल के ऊपर रिलीफ देना चाहिए था, हुकूमत ने अगले हफ्ते के लिए इसको शिफ्ट कर दिया। हो सकता है मिड ऑफ द वीक अगर पाकिस्तान के अंदर आके एक डील साइन होती है तो लोगों को रिलीफ मिल जाए। लेकिन डीजल में 32 रुपए कमी की गई। अभी भी जब जंग शुरू हुई थी ना 28 फरवरी को, उसके बाद से अब तक पेट्रोल अब भी डिस्पाइट जो अप्स एंड डाउन आए हैं 100 रुपए महंगा है अभी भी पाकिस्तान के अंदर, और कोई डीजल 70 रुपीज। तो आवाम को रिलीफ देना बनता है बिल्कुल, और खास तौर पे जिन मुल्कों में जंग लगी हुई है दुनिया भर में, वहाँ इतना इंक्रीज। लेकिन इसमें सारे सिनेरियो में जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो सारा वो जो जिसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयानात हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। वो इतने ब्यूटीफुल वर्ड यूज करते हैं पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए भी आजकल, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, ग्रेट। उसी को देखते हुए पाकिस्तानी कहते हैं साढ़े पेट्रोल के पैसे कम करो और ब्यूटीफुल। और साथ ही वो कह देते हैं कि हम ईरान के ऊपर फिर बम गिराएं। वो प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो इतनी फ्लक्चुएट करती हैं, कभी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, गैर यकीनी की सूरत। एग्जैक्टली, तो उनके बयानात भी बड़े इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अहमियत का हामिल उस्मान की जानिब में जाना चाहूँगी। उस्मान, बहुत एक बड़ी खूबसूरत मीम वॉर भी चल रही है। जेडी वैंस के, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बड़े याराना किस्म के मीम्स चल रहे हैं, जिनको इंटरनेशनल मीडिया अब स्टोरी की शक्ल में बना रहा है। और पीछे जो बैकग्राउंड में जो उनके हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म वो चाय बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इट एक्चुअली गॉट इंटरनेशनल अटेंशन। तो ये बताएं कि ये सिर्फ मतलब सेलिब्रेटरी माहौल है हुकूमती ऐवानों में, या इसी को हम आगे वी आर ट्राइंग टू कैश बिग टाइम ऑन ऑल दीज अचीवमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर हाउस का या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ज़रा बताइए माहौल, हुकूमत क्या मज़ीद लॉन्ग टर्म क्या सोच रही है? बहुत शुक्रिया सुमेरा। जैसा कि अभी तमाम दोस्त हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस वक्त जो सिफारतकारी है वो आप पार्लियामान के महाज पे देख लें, स्पीकर इस वक्त तुर्की में हैं। आप डिप्लोमेटिक सिफारतकारी देख लें, प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो वज़ीर ख़ारजा भी वो किस तरीके से पूरी दुनिया के साथ राब्तों में हैं। स्पीकर ने कहा छुट्टी भी मना ली जाए, वैसे असेंबली सेशन में नहीं है। फील्ड मार्शल को देख लें कि डिफेंस की जो डिप्लोमेसी है वो भी, और हर महाज के ऊपर बहुत ही खूबसूरती के साथ पाकिस्तान ने प्ले किया है इस सारे के सारे इन्वायरमेंट में। अब जो आज की डेवलपमेंट है, अब अमेरिका की ईरान की जंग रुकती है या नहीं रुकती, लेकिन पाकिस्तान का जो क़याम अमन के लिए पूरी दुनिया में जो किरदार था वो सबके सामने आया है। पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो उसको सब तारीफ़ कर रहे हैं, उसको सराह रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है उसने तो अपने पार्ट पे जो ड्यूटी थी वो बड़ी भरपूर तरीके से निभा दी है। और उसकी वजह ये है कि हम खुद मुतासरा रहे हैं, दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी हम पर जो है वो मुसल्लत की गई है, वो चाहे फाइनेंशियल हो या टेररिज्म की हो। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत खूबसूरती से, जिसने शकील साहब भी बता रहे थे या बेजाद साहब ने बात की है, तो पाकिस्तान का किरदार बहुत ही उम्दा रहा है। इस वक्त तैयारियों की अगर बात करूं और हुकूमती ऐवानों की बात करूं तो वो बहुत पुरुमीद हैं पाकिस्तान के इस किरदार के साथ ही। पार्लियामेंट जो है, तमाम इस वक्त स्टेक होल्डर पॉलिटिकल जो है वो हुकूमत के, प्राइम मिनिस्टर के, PMLN के पीछे खड़े हुए हैं, सब उनको सपोर्ट दे रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब पूरी दुनिया को पाकिस्तान का किरदार समझ आ गया और जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उसको भी कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि वो किस हद तक कामयाब होती हैं। उसकी वजह यह है कि इजराइल जो है वो शरारत करने से बाज नहीं आ रहा। अमेरिका को और ईरान को आपने किसी हद तक बिठा के समझा दिया कि किस तरीके से आगे चला जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले खदशे का इजहार किया जा रहा था कि शरारत हो सकती है, तो शरारत ये आखिर तक रहेगी। बहुत अच्छा होगा कि ट्रम्प इस्लामाबाद में मौजूद हो, इसी तरह जो बाकी ममालिक के सरबराहान की बात की जा रही है, ईरान के हों, तो अगर साइनिंग सेरेमनी यहाँ हो जाती है तो पाकिस्तान का जो मुकाम होगा और जो वेट होगा वो उसको फिर कोई भी नहीं फिर हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का जो किरदार होगा और अल्लाह करे हम सबकी उम्मीद भी है और हमारी ये ख्वाहिश है कि इस ख्वाहिश को, क्योंकि पीस की ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश जो है वो खबर बनती हुई हमें दिखाई दे पूरी कौम। आमीन आमीन। बिल्कुल इसी बात को आगे ले जाते हैं। टिका सानी, क्या हाल अहवाल है अपोजिशन के आपके? अभी बात कर रहे थे ना शकील साहब के, पाकिस्तान ने $2 अरब भी ले लिए, $3 अरब ले लिए, बाकी बहुत सारे काम करवाए।
तो हुकूमत ने अपोजिशन को भी साथ मिला लिया। ये बड़ी मिलना ही अचीवमेंट था है इसी उन्होंने, वक्त अभी में। भी ना मिलते उन्होंने फिर कहाँ जाना था। देखिए ना, पूरी दुनिया साथ आ रही है तो यकीनन जाहिर है। साथ आना था, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं साथ आ रहे, बल्कि खलूस नीयत से अपोजिशन साथ आ रही है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के लिए, अमन के लिए साथ खड़े हैं। यकीनन बेदार साहब कह रहे हैं, 2-3 बहुत देर की है मेहरबान आते आते। हाँ बिल्कुल, बहुत देर की, लेकिन मुसलसल मैं देख रहा था कि तहरीक इंसाफ के या बाकी जो हैं उनके प्रेस रिलीजेस आ रही हैं और खुल के हिमायत कर रहे हैं, पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं, अमन की हिमायत कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म की, इसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बाकायदा प्रेस रिलीजेस में जिक्र है कि वो तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, पाकिस्तान जो अभी बात कर रहे थे ना बेदार साहब, पाकिस्तान तो यकीनन कोशिश कर रहे हैं कि विन विन हो, वो कोशिश कर रहे हैं फाते रहे। पाकिस्तान चाह रहा है कि अमेरिका भी फाते रहे, ईरान भी फाते रहे। इसी से अमन जुड़ा है दुनिया का। और अरेंजमेंट्स की बात इस्लामाबाद में इस वक्त आप देखें, सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो प्लान पूरा तैयार कर लिया गया है। इस्लामाबाद में अगले हफ्ते से वो प्लान जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यकीनन कहा तो ये जा रहा है कि शुरू में, लेकिन जुमेरात तक भी बात जा सकती है। सारी सही है, लेकिन जो बसों के अड्डों ने कंफ्यूजन डाली थी ना, डीसी साहब से कहेगा प्लीज रहम करें हम पे। लेकिन वो खतरनाक जोक्स नहीं खेलता है। देखिए, उन्होंने एक ट्राई की कि हम बंद करके देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहे। यकीनन दूसरे शहरों से आने वाले लोग जो हैं उनके लिए मुश्किलात थी। पिंडी इस्लामाबाद इंटरसिटी तो चल रहा था। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि पंजाब के 10 डिस्ट्रिक्ट से नफरी इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और वो किसी वक्त भी अब फील्ड में आएगी। उनको यहाँ पे रखा गया है। रूट्स जो है, चाहे एयरपोर्ट से आने वाले रास्ते हों या फिर जहाँ दिल्ली के मेहमानों ने ठहरना है, उस वक्त उस प्लान पे इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा जब पहला वफ्द पाकिस्तान में पहुंचेगा। और रेड जोन, इसके साथ साथ एक्सटेंडेड रेड जोन को मुकम्मल सील करने का प्लान है। इस्लामाबाद के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, ये शाहराएँ हैं, ये बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। यकीनन अब तो चूंकि ट्रंप ने भी इंदिया दिया है, एक नहीं 2 दफ़ा ऐलान किया है, उसके बाद अब यकीनन सिक्योरिटी अरेंजमेंट उसके मुताबिक ही तैयार किए जा रहे हैं। मैं इसी बात से आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी। क्लोजिंग रिमार्क्स की जानिब चलते हैं। टिका सानी ने बात की कि जब से ट्रंप ने इंडिया दिया है आने का, यही बात बेजाद साहब ने की, शकील साहब ने की, उस्मान ने की। मगर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात जो है हम क्लोजिंग रिमार्क्स में ऐड करते चले कि जब से उन्होंने ये ऐलान किया है, मीडिया में बहुत ज़्यादा जोशो खरोश ऐसा पैदा हो चुका है कि गो के मुआहिदा हो गया, अब उन्होंने आना है, साइन करने चले जाना है। इन तमाम तर अपडेट्स का अभी माँ सिवाय फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या जो DGISI NSA हैं, उनके अलावा वो तमाम लोग जो इससे तमाम मामले से प्रीवी हैं, यकीन जाने इस हवाले से और किसी छठे 7वें बंदे को कोई खबर नहीं है। लिहाजा हैज़र्ड रिपोर्टिंग की तरफ मत जाएं। दूसरी बात, पाकिस्तान ने फरीकैन को एक मेज़ पर बराह रास्त इकट्ठा किया है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, सबसे बड़ा मार्का जो था वो यही था। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे थे। जिस तरह के सिलसिले थे बयानात के, उन्हें हम एक मेज़ पर लेकर आए हैं, बराह रास्त बिठाया। यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं होती, सब्र आज़मा और तवील मरहला होता है डिप्लोमेसी का, ख़ास तौर पर जब बैकलॉग 50 साल का हो। ये बैकलॉग किसी आम ममालिक के दरमियान नहीं था, ये अमेरिका और ईरान जैसे हिस्टोरिकल राइवल्स के दरमियान था। और समझने की ज़रूरत ये भी है कि अभी एक सब्र आज़मा मरहला जो है वो बाकी है, उसको भी देखना बाकी है। मस्बत आशारिया ये है कि पाकिस्तान अपना किरदार बखूबी निभा रहा है, आगे भी आने वाले दिनों में यही कोशिश है। मगर ये याद रखें कि मुश्किल मरहला है, इसमें किसी किस्म की ऐसी तवक्कुआत लगाना कि जो बहुत अननेचुरल सी साबित हो, वो आई थिंक ठीक नहीं होगा। इसी क्लोजिंग रिमार्क के साथ पाकिस्तान के लिए बेहतरी की दुआ करते हुए, तो सारे खित्ते के लिए अमन की दुआ करते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे। इस्लामाबाद से दोबारा भी आपसे अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी।